आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी आप लोगों ने, ठीक है, और सही भी है, ठीक है। आप लोग को अपनी सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल है। स्पेशली बात करें बायो केमिस्ट्री की, तो उसको पढ़ने से पहले आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो, आप लोग की पूरी फार्मेसी जर्नी में जितनी भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो उसके जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग को जो बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो, अगर आज की वीडियो आप लोग समझ गए, ठीक है, तो अपनी पूरी फार्मेसी जर्नी में आप लोग केमिस्ट्री को रटोगे नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग के कोई दोस्त हैं, ठीक है, या फिर कोई सीनियर है, जूनियर है, जिसको यहाँ पे फार्मेसी में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी आप लोग ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखो, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे उन्हीं बेसिक टर्म्स को कवर किया है जो कि आपकी फार्मेसी में यूज होने वाले हैं, ठीक है। यानी केमिस्ट्री के उन्हीं बेसिक पार्ट्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो आप लोग की फार्मेसी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, ठीक है, मैं कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितनी मुझे आती है उतनी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को भी मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या होता है? देखो, केमिस्ट्री हमारी यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि जितने भी सब्सटेंस हैं, जितना भी है, उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैटर की स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी डिफरेंट सब्सटेंस हमारे आसपास हमें दिखते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका क्या कंपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस उनके अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखें तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी ही हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। अब देखो, केमिस्ट्री को ना हम लोग यहाँ पे 5 बेसिक ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे देखो, और भी ब्रांचेस हैं, बट 5 यहाँ पे जो जनरल हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देख रखा होगा, जैसे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों को तो आप लोगों ने 12th में देखा ही है। अब यहाँ पे देखो, दो नई ब्रांचेस आप लोग को फार्मेसी में देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, जिसको आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और फिफ्थ हो गया हमारा यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नाम से। अब यहाँ पे देखो, इस सेमेस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए हम लोग को समझना होगा यहाँ पे अपने एटम को, ठीक है। अब एटम क्या होता है? देखो, यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, आसपास आप लोग को जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उनका जो सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एटम। देखो, इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि आप लोगों ने सेल पढ़ा था। सेल क्या होती है? हमारे पूरे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी ना सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी एटम, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सेल के सेंटर में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता था, वैसे ही एटम के सेंटर में भी हमें यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब देखो, इस न्यूक्लियस को आप लोग सेल वाले न्यूक्लियस से कंपेयर मत करने लग जाना, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। बस यहाँ पे नाम सेम है, बट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, एंड एटम्स मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे एटम से मिलके ही बनी हुई हैं, और एटम उनका यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब देखो, एक एटम के अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलता है? तो एक एटम के अंदर मेनली हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट जनरली हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे काम का है, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने एटम के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ना हमारा इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये चक्कर ना हमारा 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में आप लोग थोड़ा सा देखो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि देखो, ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों तरफ ना 3 डायमेंशन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? इसका चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोटॉन है
उसका चार्ज क्या होता है, उसका चार्ज होता है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, निगेटिव। और जो हमारा न्यूट्रॉन है ना वो चार्जलेस होता है, यानी न्यूट्रॉन के अंदर हमें यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज देखने को नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एटम है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो यहाँ पे इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी देखो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो इन दोनों का नंबर ना आपस में बिल्कुल बराबर रहता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, देखो यहाँ पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का चार्ज ना आपस में यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि देखो बहुत ही सिंपल है, मान लो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया +2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -2। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एटम है, ठीक है, उसका ओवरऑल चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा एटम है वो ओवरऑल यहाँ पे चार्जलेस रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे चार्जलेस होते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है एटॉमिक नंबर की, तो देखो यहाँ पे किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखो इन दोनों के सम के बराबर नहीं होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही तो होते हैं, ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन के बराबर कहो चाहे प्रोटॉन के बराबर कहो। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर की, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ठीक है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एक कार्बन एटम है, ठीक है, यानी एक जो कार्बन एटम है इसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 6 प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो आप लोग सिंपली याद रख सकते हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंपल। और बात करें हम लोग यहाँ पे एटॉमिक वेट की, ठीक है, तो जो हमारा कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो यहाँ पे किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो हमारा एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे एटम के अंदर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर यार आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो टेबल आप लोग याद रखते हो ये क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पे ही तो है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट हमारा किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट होता है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब देखो जनरली क्या होता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनका नंबर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसीलिए जो एटॉमिक वेट है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का मतलब डबल ही होता है। जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है, और अगर इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट हमारा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पे 6 ही होते हैं, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर कितना हो जाता है, 12, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी कितना है, 1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ना इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है इसके अंदर हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक प्रोटॉन देखने को मिलता है, ठीक है, एक प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है, और न्यूट्रॉन 0, तो 1 को 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना सिंपली समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने 2 छोटे से टर्म और देख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखो जब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी सिंपली बात करें तो देखो जैसे हमारा H2 हो गया, तो H2 मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन किए, ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, H2 का, ठीक है।
या फिर बात करें H2O यानी कि वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक हमारा ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। या फिर हमारा CO2 हो गया तो एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। अब यहाँ पे बात करें कंपाउंड की, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कंपाउंड क्या होता है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि हमारा आप देख रहे हो जैसे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो बात करें H2O की, ठीक है, वाटर की, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया तो हमारा क्या बन गया, H2O। तो यहाँ पे कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग एक बेसिक डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना जो हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल देखो H2O मॉलिक्यूल भी है और H2O हमारा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर देखो हमारा H2 भी है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड हमारा H2 नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड हमारा तभी बनेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे, ठीक है। लेकिन H2 में तो हमारे दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। लेकिन अगर H2O की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम यहाँ पे ऑक्सीजन का है। हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड हो, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड है वो हमारा मॉलिक्यूल जरूर होगा, जैसे कि H2O हमारा कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। CO2 हमारा कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, लेकिन H2 हमारा मॉलिक्यूल तो है लेकिन H2 हमारा कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। देखो बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे S ब्लॉक, ठीक है, दूसरा हो गया P ब्लॉक, तीसरा हो गया D ब्लॉक और फोर्थ हमारा होता है यहाँ पे F ब्लॉक। तो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको जो है अलग से देखने को मिलता है और उसका बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझना आप लोग। देखो पीरियोडिक टेबल में ना यहाँ पे 7 जो है पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अप से डाउन हमारा जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप हमारे होते हैं टोटल 18, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस तरीके से हमारे जो एटम्स हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज होते हैं। और टोटल हमारा अगर चारों ब्लॉक को मिला लिया जाए, ठीक है, तो हमारे जो है 118 एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसके अंदर ना 2 ब्लॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग याद कर सको ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। इसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे S ब्लॉक और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे P ब्लॉक, ठीक है। देखो जो हमारा D ब्लॉक है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जो S ब्लॉक है और जो P ब्लॉक है इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में आप लोग किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है, चाहे फार्मेसी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो ये दोनों ब्रांच ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो अगर हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा, एक ट्रिक होती है, ठीक है, इसको याद करने की भी एक ट्रिक होती है। वैसे थोड़ी सी फनी ट्रिक है, आप लोग मतलब माइंड मत करना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है S ब्लॉक को याद करना चाहें तो इसकी एक ट्रिक होती है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। देखो है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम और मतलब इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने ग्रुप 2 की तो यहाँ पे क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। थोड़ा फनी है बट आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर S और P ब्लॉक याद कर लोगे तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे P ब्लॉक की ट्रिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो पहले तो आप लोग ये चीज़ याद कर लो, ठीक है, कि पहले इतना तो याद ही कर लो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, इतना तो आप लोग को लाइन से याद ही होना चाहिए। अब अगर इतना याद है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को फिल कर लो, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इतना आप लोगों ने फिल कर लिया। अब यहाँ से देखो यहाँ से ट्रिक कैसे बनेगी, यहाँ से ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला। अब ये लास्ट वाला ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये 5 याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे बैगन आलू गाजर इन थैला। अब यहाँ पे देखो इसका काशी गए संत प्रभु। देखो थोड़ा फनी है आई नो बट याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ना पास सब बकवास, ठीक है, ना पास सब बकवास, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश या फिर ओ स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले को देखना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट वाला हो गया हमारा यहाँ पे ही नेवर अराइज कर जीरो रन या फिर पे आउट, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ के आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल की हम लोग थोड़ी सी बात करें, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, टोटल यहाँ पे 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एस ब्लॉक की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 एंड हीलियम फ्रॉम ग्रुप 18। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है, तो जो 1 और 2 ग्रुप है, ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एस ब्लॉक के हो गए। और यहाँ पे देखना जो हमारा पी ब्लॉक है, तो इसके अंदर जो ग्रुप 18 है, तो ग्रुप 18 में आप लोग को सबसे ऊपर हीलियम दिख रहा है, तो ये जो हीलियम है ना, ये भी हमारा एस ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है। भले ये पी ब्लॉक में दिख रहा हो बट ये एस ब्लॉक का हिस्सा है। और अगर पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 एक्सेप्ट हीलियम, यानी कि यहाँ पे देखना जो हमारा 13 से लेके 18 ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हीलियम को छोड़ के, क्यों, क्योंकि हीलियम तो हमारा एस ब्लॉक में चला गया, तो हीलियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हो गए, पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद डी ब्लॉक की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 3 से लेके 12 तक का ग्रुप है, तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे इस वाले पार्ट में हैं ये सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोग को एस और पी ब्लॉक याद हो जा रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना कोई हमारी ऑर्गेनिक में इसका यूज नहीं होने वाला। अब देखो पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे 5-6 होते हैं हमारे यहाँ पे मेटालॉइड्स, ठीक है। 5 मतलब और भी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स हमें अपनी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो मेटल्स आर जनरली टेंड्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेटल होता है, ठीक है, तो जो मेटल जब भी रिएक्शन करता है तो मेटल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो ये यहाँ पे क्या करता है, निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी आज की वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। यानी जो हमारा एटम है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यहाँ पे रिवॉल्व करता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझना कि जो हमारा एटम है ना, उसके स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे मॉडल आए, ठीक है, बहुत सारे मॉडल आए, बहुत सारे फेल होते चले गए, ठीक है। तो उनमें से एक मॉडल हमारे यहाँ पे बोहर सर ने दिया था, ठीक है, जिसका यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बोहर्स मॉडल की बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स, या फिर इसी को सेल्स या फिर इसी को इन्होंने एनर्जी लेवल्स बोला, ठीक है। और इन सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स का नाम इन्होंने क्या दिया, KLMN। अब देखो यार, KLMN के बारे में आप लोगों ने थोड़ा तो जरूर सुन रखा होगा। देखो इसको आप लोग पहले समझो। हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मेजरली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन, ठीक है, और प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी आई। हालांकि जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन में रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बोहर सर थे, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे सेंटर में होता है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आज के मॉडल जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे छोटा एटम है तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कार्बन के अंदर 6 होता है, ऑक्सीजन के अंदर 8 होता है। तो उस हिसाब से वो तो अलग अलग वेरी करता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ना देखो 4 ऑर्बिट यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें जितना हमारे ज़रूरत में, ठीक है, वैसे और भी हैं। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, देखो यार केमिस्ट्री ना ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है
30 मिनट में यार कोई केमिस्ट्री तो सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा बेसिक में जितना हम लोग सीख सकें, ठीक है, उतना आप लोग को बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कोई भी एटम है, तो यहाँ पे सेंटर में तो हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल वही चीज़। लेकिन इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ऑर्बिट्स का नाम भी दे दिया, ठीक है। देखो जो सबसे पहली ऑर्बिट है एटम के बाद में, जो सबसे पहली ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद में, इसको नाम दिया इन्होंने के, ठीक है, के। या फिर इसी को शेल भी बोल सकते हो, ठीक है, शेल ऑर्बिट, कन्फ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। और जो दूसरी वाली थी इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एल, ठीक है। थर्ड वाली को क्या दिया, एम। और फोर्थ वाली को क्या दिया, एन, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारी सेल है, ठीक है, तो किस सेल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला दिया गया जो कि हमारा क्या है, 2n² है, ठीक है। अब एन हमारा क्या है, एन हमारा है यहाँ पे सेल नंबर, जैसे के हमारा क्या है, पहली सेल है, ठीक है, एल हमारा दूसरी है, एम हमारी थर्ड है और एन हमारी फोर्थ है। तो अगर हम लोग बात करें के की, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 2n² से। तो यहाँ पे देखो के हमारी क्या है, पहली शेल है, तो एन हमारा क्या हो गया, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी पहली सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेकंड सेल की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो इसके अंदर कितना हो सकता है, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। और फोर्थ की बात करें तो हमारा कितना हो सकता है, 32, ठीक है। तो ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर हमारी सेल्स के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज पर के एलिमेंट। अब यहाँ पे देखना जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे यहाँ पे 8, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले मतलब बोहर मॉडल से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बनाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में हो गया ऑक्सीजन का यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहली शेल बनाना चाहें, ठीक है, तो पहली शेल में हमारे मैक्सिमम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, बताओ, 2, ठीक है, तो हम 2 यहाँ पे चले गए। अब देखो टोटल हमारा ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है। देखो 8 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 हमारी कहाँ के, 2 हमारी पहली शेल में चले गए यानी कि के शेल में। अब बचे कितने, बचे इसके पास यहाँ पे 6, तो 6 हमारे क्या हो गए, 6 हमारे यहाँ पे सेकेंड सेल में चले जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सेकेंड सेल में मैक्सिमम यहाँ पे 8 जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो 6 ही बचे हैं, तो 8 तो है नहीं, तो 6 हमारी किसके सेकेंड सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में क्या हम लोग यहाँ पे एम सेल को बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एल सेल में ही यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। बल्कि एल सेल भी पूरी तो भरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 8 हो सकते हैं लेकिन 6 ही तो भरे हैं, तो यहाँ पे मतलब एल सेल की तो ज़रूरत है नहीं। तो इसके अंदर टोटल कितना हो गया, के और एल सेल हमारी ऑक्सीजन के अंदर यूज हुई। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के एल एम एन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 हमारा के सेल के अंदर और 6 हमारा यहाँ पे एल सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैसे आज के दिन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी एसपीडीएफ के बेस पे की जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया, 2 6। अब देखो इसी तरीके से हम लोग 2 3 एटम का देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मान लो हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, सिंपल, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिथियम की, ठीक है, तो लिथियम का कितना होता है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 1, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे के वाली शेल में चला गया, ठीक है। तो बचा कितना, 1, तो 1 हमारा किस में चला गया, एल वाली शेल में। समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग कार्बन की बात करें, ठीक है, देखो कार्बन हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 और 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ध्यान से देखना, इसका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 8, 2 8 कितना हो गया, 10, बचा कितना, 7, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो पहली शेल में कितना हो गया 2, ठीक है। और दूसरी सेल में कितना हो गया, दूसरी सेल में हो गया हमारा यहाँ पे 8, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, 3 8 मतलब देख लेना। और उसके बाद थर्ड में कितना हो गया, थर्ड में हो गया हमारे यहाँ पे 7, ठीक है, 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग KLMN के बेस पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोगों ने जो भी बेसिक चीज़ें देखी वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेसिक्स का पार्ट 1 था, ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि पूरा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो मोबाइल से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, तो हम लोग उसमें यहाँ पे बाकी चीज़ों को देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो देखो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले समझना होगा ऑक्टेट रूल, ठीक है, और उसके बाद देखना होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग को समझना होगा, तभी आप केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ पे समझ सकते हो। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आनी ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने ऑक्टेट रूल को, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, देखो कल हम लोगों ने क्या देखा, कल हम लोगों ने देखा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज पर KLMN, ठीक है, KLMN, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कितना होता है 2 और 6। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें, मान लो हम लोग लेते हैं सोडियम को ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम, ठीक है, Na। तो सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281। देखो अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पिछला वीडियो आप लोग देख लेना। और वहीं पे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे Cl। तो Cl का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 287। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका जो लास्ट सेल है, जैसे देखो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, देखो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सेंटर में ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी आएगी के शेल और के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। देखो 2 हमारे के शेल में चले जाएंगे। अब उसके बाद हमारी कौन सी सेल आएगी, उसके बाद आएगी हमारे यहाँ पे एल सेल। अब एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो एल सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे के शेल के पास हो गए। तो यहाँ पे आप लोग देखो अगर इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, अब थोड़ा सा अभी हम लोग आ रहे हैं उस पर ऑक्टेट रूल पे, पहले इसको आप लोग थोड़ा समझो। अगर सोडियम का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाना चाहें तो यहाँ पे ये हो गया हमारा यहाँ पे सोडियम और सबसे पहले आ गई हमारी के शेल जिसके अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद आ गई हमारे यहाँ पे एल सेल। तो एल सेल के अंदर यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एल के बाद यहाँ पे एम शेल भी आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और है। अब एम शेल हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो एम शेल हमारी यहाँ पे क्या होगी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। देखो अब इसी तरीके से क्लोरीन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि बिना वजह बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका ज़रूरत पड़ने वाला है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब अगर Cl का हम लोग बनाए तो ये हो गया Cl और ये हो गया यहाँ पे इसकी सबसे पहली वाली के शेल, ठीक है, तो के शेल में कितने आ गए 2। अब उसके बाद एल में कितने आ जाएंगे 8, ठीक है, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद यहाँ पे 7 और है, ठीक है, तो एल शेल में हमारे कितने आ गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे देखो इन तीनों स्ट्रक्चर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पता है ये हो गई हमारी के शेल और ये हो गई एल, यहाँ पे ये वाली के एल एम है ना, के एल और एम। यहाँ पे देखो इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा के शेल होता है उसमें हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2, है ना, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो हमारी एल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8। और जो हमारा एम है इसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 16,
है ना, और उसके बाद हमारी n आती है तो उसके अंदर कितने हो सकते हैं 32। लेकिन यहाँ पे देखो एक रूल होता है हमारा, जो होता है हमारा यहाँ पे ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो अभी जो भी चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ी थी, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत साबित होने वाली है। देखो यार, ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना, ये पूरी की पूरी एक्सेप्शन पे बेस है। यानी यहाँ पे जितनी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप लोग को उसका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, यानी वो चीज़ें यहाँ पे गलत साबित हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ऑक्टेट रूल होता है, जो कि हमें क्या बताता है कि जो हमारा कोई भी एटम है, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली शेल होगी, उसके अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम मस्ट हैव कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाहर वाली। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, एल है कि नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम के केस में बात करें तो सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, एम, ठीक है। और वहीं क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे भी कौन सी है, एम, क्योंकि ये देखो ये सबसे बाहर, आउटर मोस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे आउटर मोस्ट है ना, बाहर वाली। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली सेल है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्टेट रूल कहता है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी यहाँ पे कोई जो एटम है वो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट सेल में नहीं है तो वो यहाँ पे अनस्टेबल रहता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये तो कह रहा है कि चलो हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 ही हैं, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे स्टेबल होना है, यानी कि ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे स्टेबल होना है तो अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए, ठीक है। वहीं अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ पे भी देखो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज़ समझना, जो हमारा सोडियम है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। अब अगर मान लो इसको अगर इस रूल को फॉलो करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है तो या तो ये 2 काम कर सकते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो या तो ये 7 किसी से ले ले, और या तो ये क्या कर सकता है, या तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर ये किसी को दे दे, ठीक है, तब भी तो इसके आउटर मोस्ट में 8 पूरे हो जाएंगे। देखो तब अगर मान लो इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो हमारा जो सोडियम है उसमें से हमारी जो एम सेल है यही गायब हो जाएगी। अब उसके बाद आउटर मोस्ट कौन सी बचेगी, आउटर मोस्ट हो जाएगी एल, और एल में तो 8 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे ये 2 काम कर सकता है, या तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके जो है अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या तो ये जो 1 है इसको यहाँ पे डोनेट कर दे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा सोडियम है इसके लिए आसान काम क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज़्यादा आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज़्यादा आसान है। अब इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो आप हो, ठीक है, और आपके सामने एक और बंदा है, ठीक है। अब आपके पास मान लो 1 रुपये है और सामने वाले के पास 9 रुपये है, और कोई सामान है जो कि 10 रुपये का मिल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि किस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आप अपना 1 रुपये उसको दे दोगे ये ज़्यादा पॉसिबल है, या फिर वो आपको 9 रुपये देगा वो ज़्यादा पॉसिबल है। आप उसको अपना 1 रुपये दे दोगे वही ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो 9 है ना, तो वो तो अपने 9 नहीं देगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे चाचा यहाँ पे विधायक है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में आप यही होगा ना कि आप अपना 1 रुपये उसको दे दोगे, ठीक है, तो आप अपना 1 रुपये दे दोगे और वो यहाँ पे क्या करेगा, 10 रुपये का सामान ले लेगा। तो यहाँ पे सोडियम के केस में देखो, अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8, और यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है, 7। अब यहाँ पे देखो इसको अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा कि ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए, ठीक है। अब या तो ये कर सकता है कि 7 अपने डोनेट कर दे, या तो 1 किसी से ले ले। तो भाई ये अपने 7 डोनेट तो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 7 ऑलरेडी हैं, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ना किसी से ले लेगा। तो और उसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे ऑक्टेट रूल। लेकिन इसके अंदर हमें एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि होता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमारा ये हाइड्रोजन हो गया सेंटर में, और इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसके पास तो यहाँ पे 1 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही नहीं है, तो
तो यहाँ पे तो जो हमारी एल सेल है, ठीक है, वो बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये फॉलो करता है हमारे डुप्लेट रूल को। अब इसके लिए स्पेशल हमारा यहाँ पे डुप्लेट रूल होता है, यानी कि डुप्लेट रूल हमारा क्या कहता है कि या तो देखो सिंपल सी बात करें तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको या तो ऑक्टेट रूल को या तो डुप्लेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारा डुप्लेट रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई एटम यहाँ पे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, यानी कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो डुप्लेट यानी कि डबल, ठीक है, तो डबल हमारा यहाँ पे यानी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे नाम ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे पढ़ा, ऑक्टेट मतलब क्या, ऑक्ट मतलब क्या होता है 8, ठीक है, डुप्लेट मतलब क्या डुप, ठीक है, तो ड्यूप मतलब क्या हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डुप्लेट रूल है वो कहता है कि ये जो हमारा कोई भी एटम है उसकी आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होने चाहिए। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास होता है हमारा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है यानी कि जो हमारी के शेल है, तो इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से शेयर कर लेता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखो सिंपल है, ऑक्टेट रूल का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी एटम है, अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो भूल जाओ, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी एम सेल है उसमें तो मैक्सिमम 16 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जो हमारी एन सेल है उसके अंदर तो 32 हो सकते हैं। देखो भूल जाओ, कल हम लोगों ने क्या देखा उसको हटाओ, आज जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो इसी पे हमारा आज का पूरा लेक्चर बेस है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हमारी यहाँ पे ऑक्टेट रूल की वजह से ही ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज अ क्विक एंड इजी डायग्राम दैट शोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा सिंपली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसको हम लोग यहाँ पे वैलेंस सेल भी बोलते हैं, बस देखो नाम चेंज है बाकी वही है। जैसे कि ऑक्सीजन के केस में बात करें तो जो हमारी वैलेंस सेल है वो कौन सी हो जाएगी, एल, क्योंकि ये हमारी क्या है आउटर मोस्ट शेल है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे वैलेंस शेल भी बोल देते हैं, ठीक है। और सोडियम के केस में क्या हो जाएगा एम, ठीक है, और क्लोरीन यानी कि Cl के केस में भी हमारी एम क्या हो जाएगी वैलेंस शेल। देखो बस सिंपल है ना, वैलेंस शेल क्या हो गया आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे जो हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो है अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करते हैं इस स्ट्रक्चर में। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बनता है, देखो इसको अगर हम लोग मान लो अपने किसका देखें, चलो ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपने ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंटर में हो गया, ठीक है, और ये हो गया के शेल, के शेल में कितने 2, और ये क्या हो गई इसकी एल सेल, देखो ये हो गई के, ये हो गई एल, एल में कितने 6 है ना, 6। अब यहाँ पे देखो इसकी जो आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस सेल है वो कौन सी है, एल, एल हमारी क्या हो गई वैलेंस शेल, या फिर इसी को आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग हमारा जो भी एटम है उसका हम लोग यहाँ पे जो भी सिंबल है, तो ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ पे क्या होता है ओ लिख लेते हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखना, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उनको यहाँ पे काउंट कर लो कितने हैं। तो इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले जो हमारा कोई भी एटम है तो उसके बाहर आप लोग सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन जो है बराबर पोजीशन में लगाओ। देखो 1 2 3 4, देखो चारों तरफ आप लोगों ने 4 लगा दिए। अब यहाँ पे देखो, अब 4 के बाद यहाँ पे और कितने बचे 2, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 6 है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अब देखो यहाँ से ऐसे बनाना है, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई लोग ना यहाँ पे एक गलती कर देते हैं जिसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कई लोग क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग को सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पे पेयर में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गए पेयर में, ठीक है। तो ये जो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, देखो हर एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, यहीं पे हमारी पूरी
पूरा हमारा केमिकल बॉन्डिंग इसी पे बेस है। ये जो हमारा पेयर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे सिंगल सिंगल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप लोग समझ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है ना। देखो हम लोग 2-3 और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चलो हम लोग लेते हैं सोडियम का एग्जांपल, ठीक है, Na। तो Na हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखो Na की बात करें तो Na को हम लोगों ने देखा था, देखो यहाँ पे सोडियम है 11, ठीक है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल है M, और M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग सोडियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो सिंपल, कुछ नहीं, बस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दर्शा देना है। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाना है। जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। चलो हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का भी देख लेते हैं, क्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसकी आउटर मोस्ट शेल देखो कौन सी है, M, ठीक है। M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें लेविस डॉट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को बराबर डिस्ट्रीब्यूट, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो इसके पास तो 7 होते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे। चलो हम लोग कार्बन का भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन ही देखना है। तो कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 4। तो 4 क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अगर हम लोग कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखो सिंपल है, इसमें 4 ही है तो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो इसके पास ना चारों जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो जो सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेयर, यानी कि ये कोई भी पेयर वगैरह में नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे डबल बन जाते हैं इनको हम लोग क्या बोलते थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड। देखो ये पेयर्ड अनपेयर आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, क्योंकि इसी पे हमारा केमिकल बॉन्डिंग दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो इसके पास क्या है, देखो इसके पास है 3 पेयर्ड और 1 अनपेयर। और वहीं कार्बन की बात करें तो इसके पास चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल को देखो ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। तो वही चीज़ है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 6, ठीक है। अब इसका जो हमारा बोहर्स मॉडल है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो वही चीज़ है कि सबसे पहले चारों को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर जो 2 बच गए उनको यहाँ पे पेयर में दिखा दो। अब यहाँ पे देखो एक टर्म आता है हमारा यहाँ पे वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी डिफाइंस हाउ मच बॉन्ड्स एन एटम कैन मेक। यानी वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी जो हमारा एटम है, अगर हम लोग जब उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड यानी कि जो पेयर में नहीं होते हैं, वही होती है उसकी वैलेंसी। यानी कि ऑक्सीजन की बात करें तो आप लोग को पता है ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 पेयर्ड होते हैं और 2 यहाँ पे अनपेयर होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितने हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी डिफाइंस हाउ मैनी बॉन्ड्स एन एटम कैन मेक। अब यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे हाँ देखो हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा ऑक्सीजन है इसका जो हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही होती है हमारी वैलेंसी। और यहाँ पे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही हमें बताते हैं कि कोई जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2, यानी कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है। अभी हम लोग बॉन्ड पे आ रहे हैं तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी आप लोग थोड़ा ऐसे समझ लो। अब वहीं पे देखो अगर हम लोग बात करें कार्बन की, ठीक है, कार्बन जिसको हम लोग को अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है, या फिर अक्सर सुन रखा होगा कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड कार्बन कैसे बनाता है, क्योंकि देखो कार्बन के पास यहाँ पे अगर हम लोग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होता है, यहाँ पे इसके पास 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर। तो यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। देखो 1 2 3 4। तो अब आप लोग को समझ में आया कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास होते हैं यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ पे कार्बन हमें 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखता है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है।
A chemical bond is a type of force of attraction between two or more atoms ions that gives rise to the formation of molecules or chemical compounds। यानी कि देखो आप लोगों ने अक्सर बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम सुन रखे हैं, जैसे कि हमारा NaCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना कि ये जो कंपाउंड है या फिर जो भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अलग अलग एटम है ना। देखो Cl अलग एटम है, Na अलग एटम है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल बॉन्ड ना जरूरी नहीं है कि हमारा इसी तरीके का हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक बॉन्ड तरीके का ही दिखे, ठीक है, वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हमारे यहाँ पे 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो मेन बॉन्ड वाला सिस्टम है ना, जिसको आप लोग अक्सर देखते हो, वो होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, वही हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉन्ड बने ही। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी जो है बिना बॉन्ड के भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला खेल होता है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज वगैरह होते हैं, ठीक है। इट इज मेड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी आयनिक बॉन्ड के अंदर होती है कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे NaCl। अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो हमारा सोडियम होता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और जो हमारा क्लोरीन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, ये हमारी क्यों देखने को मिलती है? यानी क्यों हमारा कोई भी एटम बॉन्ड वगैरह बनाता है, आप लोग को पता है? ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। यानी आप लोग सिंपली कह सकते हो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है। या फिर और इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि कोई भी एटम यहाँ पे स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी हो ना किसी के साथ फर्जी में नहीं जुड़ता है जब तक उसको अपना कुछ फायदा ना दिखे। जैसे कि जो हमारा Na है और जो हमारा Cl है, ठीक है, तो जब तक इन दोनों को आपस में जुड़ने पे कोई फायदा नहीं दिखता है तब तक ये दोनों नहीं जुड़ते हैं। लेकिन इन दोनों को जुड़ने पे फायदा दिखता है। यानी इन दोनों के जुड़ने से क्या होता है? देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl को डोनेट कर देता है। अब यहाँ पे इसके पास कितने हो जाते हैं? 288, यानी कि टोटल इसका जो ऑक्टेट है इसका भी पूरा हो जाता है और जो हमारा सोडियम है इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे NaCl कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? ताकि ये दोनों यहाँ पे स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर सकें। यहाँ पे देखो NaCl जो है कंपाउंड बनने के बाद क्या होता है, इसके भी ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके में भी पूरे हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करो कि आप लोगों ने तो अक्सर यही देख रखा होगा कि जो हमारा Na+ है और Cl- है ये मिलके हमारा NaCl बनाता है। लेकिन मैंने तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपली Na लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है और फिर हमारा NaCl, या फिर इसी को मैंने Na+ और Cl- लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों लिखी हुई है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्रॉपर रीजन के साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और जो भी यहाँ पे सही आंसर देगा उसका हम लोग यहाँ पे कल की वीडियो में नाम लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं बता पाओगे तो कल इसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्लियर करेंगे कि यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। और जो हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग को यही वाला बॉन्ड देखने को मिलता है। और कोवैलेंट बॉन्ड हमारा यहाँ पे ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर आप लोगों को एक्चुअल में बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी ये जो आप लोगों ने अक्सर जो बॉन्ड देख रखे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनता है? अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स। यानी यहाँ पे देखो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे मान लो हमारा कोई A एटम है, ठीक है, और B एटम है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यानी ऐसा नहीं होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को पूरी तरीके से दे दिया जाता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ना आपस में शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, अभी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स। यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो जनरली हमें 2 नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलता है। और अभी हम लोगों ने जो आयनिक बॉन्ड देखा था वो हमेशा यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल, यानी आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। लेकिन जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें हमारे जनरली दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोगों ने अभी बात की जो हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे देखो जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना ये हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये 2 बॉन्ड ही बना सकते हैं। देखो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना ये कभी बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। बॉन्ड हमेशा कौन फॉर्म करेगा, जो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, यानी जिसके पास पेयर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको जो है कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे वाटर होता है H2O, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखो H2O सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ध्यान से देखना ऑक्सीजन के यहाँ पास कितने होते हैं, 6, ठीक है, 6 यहाँ पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, अब 2 यहाँ पे पेयर में बच गए। अब यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, यानी कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है, देखो 2 हाइड्रोजन है ना, 1 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है और ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे और ये हमारा ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का हमारा H2O का स्ट्रक्चर होता है। और देखो बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बॉन्ड बनने के बाद देखो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर हो गए। यानी कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास भी आ गया। तो देखो इसके यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कि नहीं हो गए, देखो 1 2 3 4 5, और ये वाला भी इसके पास आ गया, ठीक है। देखो पूरी तरीके से नहीं आया, इसको भी इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक, ये तो हमारा पेयर्ड वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास तो पहले से था और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के पास था। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ना इस तरीके से पास पास आ गए, देखो ऐसे समझो। और यहाँ पे हुआ क्या, देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा ड्यूप्लेट बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी यहाँ पे देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने ले लिया फिर ऑक्सीजन ने ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे है तो ये दोनों के पास, अब दोनों का यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी भी कंप्लीट हो गई, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें अपने ऑक्सीजन की, ठीक है, O2 की, तो यहाँ पे ध्यान से देखना O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर हम लोग यहाँ पे बनाए तो देखो O 2 है ना, O2, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ऐसा ही तो होता है। ये हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, और यहाँ पे 2 क्या होते हैं, 2 अनपेयर। और बॉन्डिंग हमेशा किसके बीच में होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, ऐसे। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से बनाएं तो यहाँ पे ऐसे बन सकता है, O डबल बॉन्ड O, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। अब देखो हम लोग यहाँ पे अपने सबसे फेमस एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि है हमारे यहाँ पे CH4, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 हमारा क्या होता है, मेथेन, ठीक है, CH4 हमारा मेथेन। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से, तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले कार्बन को सेंटर में रखो, कार्बन का यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बन है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन को यहाँ पे जो है अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ठीक है, एक इसके पास है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बना लो, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, है ना। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारा हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया और कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट भी पूरा हो गया। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे C, देखो ऐसे बना सकते हो ना इसको, ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो ये इसका यहाँ पे ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया, ठीक है, और फिर इसका कार्बन का हमारा यहाँ पे ऑक्टेट भी पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो CH4 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने अक्सर देख रखा होगा, ठीक है, बहुत बार यही स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो अब आप लोग को समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनता है और क्यों बनता है। अब देखो
बात ये है ना कि इसमें थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का भी खेल होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वैसे तो नॉर्मली हम लोग ऐसे बना देते हैं, बट ये ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी उस इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिंपली समझो कि इस तरीके से हमारा बॉन्डिंग होती है। अब देखो एक एक और स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बनाते हैं किसका बना है, C2H6 का बनाते हैं, ठीक है, C2H6। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है। देखो हमें ना यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि पढ़नी तो हमें ऑर्गेनिक ही है। तो यहाँ पे देखो C2H6, तो कार्बन कितने हैं, 2। तो सबसे पहले 2 कार्बन बना दो, 2 कार्बन। अब इसका लोवेस्ट डॉट बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने, 1 1 1 1 1 1। देखो कितना सिंपल है यार स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे और ये इससे। अब ये दोनों बच गए, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा C2H6 का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। देखो कितना सिंपल होता है। अगर आप लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गया, कोवैलेंट बॉन्डिंग आ गई, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो यहाँ पे एंगल्स का भी खेल होता है, तो उसके लिए आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग के नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बेसिक्स यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक पार्ट और लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग स्पेशली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी हाइड्रोकार्बन्स पे फोकस करेंगे। अब वो हमारा बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, जो कि आप लोग को कल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, और हम लोग अपना यूनिट 1 फाइनली स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। देखो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, तो आप लोग को बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें, एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हमारा CH4 है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है। H2O हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।